दोस्तों, तो आज फाइनली 10,772 न्यूनतम वेतन का ऑर्डर जो है वेबसाइट पर डल चुका है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ऑर्डर काफ़ी बड़ा है, 12 पेज का ऑर्डर आया है। तो 12 पेज काफ़ी टाइम लगेगा बताने में, इसलिए आप पूरे वीडियो को विस्तार से देखिएगा और समझिएगा। जो भी आपको समझ में आए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम आपको आज का वीडियो विस्तार से बताते हैं। यदि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, ये सभी वकील थे जो उपस्थित थे कार्यवाही के टाइम पर। ये देखिए, श्री पीयूष माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक वाजपेयी जी और सभी लोग हैं ना। तो सीधा हम जजमेंट जो दिया है उस जजमेंट को शुरुआत से जो है आपको बताते हैं। तो प्रति न्यायमूर्ति सुश्रत अरविंद धर्म अधिकारी सभी पक्षों की सहमति से मामले की अंतिम सुनवाई मोशन स्टेज पर की जाती है। वर्तमान याचिकाकर्ता एसोसिएशन द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का अधिनियम कहा जाएगा, के तहत 68 अनुसूचित रोजगारों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने वाली मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना 4/3/2024 की वैधता को चुनौती दी गई। तो जो 4/3 का आदेश था न्यूनतम वेतन वृद्धि का, उसको यहाँ पर चुनौती दी गई थी कंपनी के द्वारा। संक्षेप में वर्तमान याचिका के निर्णय के लिए आवश्यक मामले के तथ्य और घटनाक्रम निम्न है। यानी आदरणीय कोर्ट ने पूरा घटनाक्रम जब से याचिका लगी थी तब से लेकर आज दिनांक तक का, यानी 10 फरवरी तक का पूरा यहाँ पर मेंशन किया है पेज बाई पेज में। तो सबसे पहले जो सुनवाई हुई थी, पॉइंट नंबर 1 में याचिकाकर्ता मध्य प्रदेश गैर व्यापारिक निगम अधिनियम 1962 के तहत गैर व्यापारिक निगम के रूप में पंजीकृत एक संगठन है। याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सदस्य उद्योगों की शिकायतों के निवारण के लिए याचिकाकर्ता विभिन्न प्राधिकरणों और अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होता रहा है, जो अनुलग्न P2 में दर्शाए गए हैं। राज्य सरकार में दिनांक 27/9/2023 की अधिसूचना के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी में संशोधन के लिए एक मसौदा प्रस्ताव जारी किया, जिसे दिनांक 6/10/23 के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। याचिकाकर्ता एसोसिएशन ने 6/12/2023 को उक्त मसौदा प्रस्ताव अधिसूचना पर अपनी आपत्ति प्रस्तुत की और राज्य सरकार ने दिनांक 4/3/24 की अधिसूचना संख्या के माध्यम से 68 अनुसूचित रोजगारों के लिए मजदूरों की न्यूनतम दरों में संशोधन किया है। याचिकाकर्ता द्वारा यह दावा किया गया कि प्रतिवादी राज्य दिनांक 6/10/23 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से मसौदा प्रस्ताव जारी करने से पहले दिनांक 18/7/2019 की अधिसूचना के माध्यम से तैयार सलाहकार बोर्ड के साथ परामर्श करने में विफल रहा। जो परामर्श होता है, जो सलाहकार बोर्ड की बैठक हुई थी, वो विफल रही थी। परिणाम स्वरूप दिनांक 4/3/24 की अधिसूचना जारी करते समय राज्य सरकार 1948 के अधिनियम की धारा 3 और धारा 5 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में विफल रही और सभी अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी में 25% की वृद्धि कर दी गई। यानी जो वृद्धि करने से पहले, यानी 4 मार्च 2024 से पहले न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसमें बैठक विफल रही थी, लेकिन राज्य सरकार ने 25% सभी की वृद्धि कर दी थी। उसके कारण ही जो है कंपनियां कोर्ट गई थीं। याचिकाकर्ता एसोसिएशन के ने आगे तर्क दिया कि 1948 के अधिनियम की धारा 3 के अनुसार राज्य सरकार ने दिनांक 4 मार्च 2024 की अधिसूचना के तहत न्यूनतम मजदूरी में संशोधन के लिए विभिन्न इलाकों, क्षेत्रों और विभिन्न अनुसूचित रोजगारों को ध्यान में नहीं रखा है। हालांकि अन्य राज्यों में भी यही विचार रखा गया है, जिसके तहत न्यूनतम मजदूरी को क्षेत्रवार संशोधित किया गया है, जहाँ प्रत्येक क्षेत्र में जीवन यापन की लागत या अलग अलग दर्शाई गई है। पॉइंट नंबर 4 में इन्होंने लिखा है, प्रतिवादी राज्य ने याचिकाकर्ता एसोसिएशन के दावे का विरोध करते हुए अपना जवाब दायर किया और 4/3/2024 की अधिसूचना का इस आधार पर बचाव किया कि अधिसूचना जारी करते समय, यानी राज्य सरकार ने, राज्य के वकील ने, जो सरकारी वकील हैं, उन्होंने अपना जवाब यहाँ से बताया कि 4/3/24 सलाहकार बोर्ड से विधिवत परामर्श किया गया। उन्होंने कहा कि भाई 4 मार्च 2024 की जो हमने न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक की थी, वो विधिवत थी और सही थी, जैसा कि उक्त अधिसूचना के मात्र पढ़ने से अनुलग्न 3 से पता चलता है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि सलाहकार बोर्ड की बैठक 15/11/2019 को शुरू हो गई थी, जिसके अनुसार मसौदा प्रस्ताव अधिसूचना 6/10/23 को प्रकाशित की गई थी। न्यूनतम मजदूरी में संशोधन के लिए आपत्तियां और प्रस्ताव मांगे गए थे और इच्छुक व्यक्तियों और संघों को 27/9/2023 के साथ साथ 11/11/23 को नोटिस भी भेजे गए थे। इसका विवरण 4/3/24 की अधिसूचना में दिया गया है। यानी राज्य सरकार के वकील ने स्पष्ट कहा कि भाई हमने सभी से विचार परामर्श करके ही अधिसूचना जारी की थी, हमने यहाँ पर कोई गलती नहीं की है। आगे लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा दायर उत्तर के अलावा प्रतिवादी नंबर 6 और 7 यूनियन ने भी याचिका पर अपने अपने जवाब दायर किए। यानी जो कंपनियां थीं और अन्य कंपनियों ने जो नोटिस लगाए थे, जो केस लगाए थे, उन्होंने भी अपना अपने यहाँ पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वे राज्य सरकार द्वारा तैयार सलाहकार बोर्ड का हिस्सा थे और 15/11/19 को आयोजित बोर्ड की बैठक में भाग लिया था और वर्तमान याचिका में आवश्यक पक्ष है। इस प्रकार इस माननीय न्यायालय द्वारा
पारित आदेश दिनांक 3/12/2024 के अनुसार उन्हें प्रतिवादी के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया गया है। प्रतिवादी यूनियनों द्वारा कहा गया कि राज्य सरकार के लिए पूरे राज्य में मजदूरों और श्रमिकों को बाजार की मुद्रास्फीति से निपटाने और जीवित रहने और जीवन स्तर की गारंटी देने के लिए न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करना अनिवार्य है। 2014 के बाद धारा 5/1948 के अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड वर्ष 19 में 15/11/19 को बुलाया गया था। परिणाम स्वरूप श्रमिकों और कामगारों को अधिनियम 1948 के प्रावधानों के विपरीत 5 वर्षों के बजाय 10 वर्षों की अवधि के बाद संशोधित न्यूनतम मजदूरी प्राप्त हुई है ना। तो स्पष्ट कहा कि भाई 5 साल में जो काम होना था वो 10 साल में यहाँ पर किया गया है सरकार के द्वारा, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो है अगले पॉइंट में लिखा है, इसमें जो है लिखा है कि माननीय उच्च न्यायालय ने रेट याचिका संख्या 8171/2014 में दिनांक 9/7/25/15 के आदेश के तहत उसी याचिका को खारिज कर दिया है जो वर्तमान याचिकाकर्ता ने वर्ष 2014 में न्यूनतम मजदूरी के तत्कालीन संशोधन को चुनौती देते हुए उन्हीं आधारों पर दायर की थी। मतलब यहाँ पर कोर्ट ने स्पष्ट तर्क दिया कि भाई इसी प्रकार से 2014 में जब न्यूनतम वेतन बढ़ी थी तब भी आपने इसी प्रकार का जो है केस लगाया था, तब भी हमने इसको जो है खारिज किया था और आज भी हम इसको खारिज कर रहे हैं। प्रतिवादी यूनियन ने दिनांक 4/3/14 की अधिसूचना और मजदूरी में 25% वृद्धि का समर्थन किया, क्योंकि इससे शहरों और कस्बों में रहने वाले श्रमिकों के बीच एकरूपता आएगी। इसके अतिरिक्त इससे मजदूरी में भी वृद्धि होगी। महानगरों की तरह कस्बों में रहने वाले श्रमिकों का जीवन स्तर भी प्रभावित हो रहा है। इस न्यायालय के समक्ष कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान राज्य सरकार ने अंतरिम आदेश 8/5/2024 के अनुसरण में दिनांक 24/5/2024 को आदेश जारी किया है, जिसके तहत वर्तमान रिट याचिका में अंतरिम स्थगन के अधीन मूल वेतन और महंगाई भत्ते को अधिसूचना दिनांक 4/3/2024 जारी करने से पहले प्रचलित दरों के अनुसार बहाल कर दिया गया था। इसके बाद इस न्यायालय ने मामले में के उप श्रमायुक्त और ओआईसी द्वारा किए गए बयानों के आधार पर दिनांक 1/8/24 को आदेश पारित किया था कि क्षेत्रवार उद्योगवार वर्गीकरण पर विचार करने और सभी हितधारकों को इस बारे में सूचित करने के लिए याचिकाकर्ता और सभी हितधारकों के साथ बैठक बुलाई जाए। याचिकाकर्ता द्वारा रिकॉर्ड लाया गया कि 6/8/24 और 8/8/24 को श्रम आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक 1/8/24 के अनुसरण में वेतन में संशोधन पर चर्चा और विचार विमर्श करने के लिए मध्य प्रदेश न्यूनतम मजदूरी बोर्ड की बैठक बुलाने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। यही आगे कहा गया कि उक्त बैठक 16/8/24 को बुलाई गई थी और उसके बाद न्यूनतम मजदूरी बोर्ड की सिफारिश पर राज्य सरकार ने श्रम विभाग के माध्यम से 30/8/24 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी की है दिनांक 29/8/2024 को। तो उन्होंने सरकार ने कहा कि भाई हमने जो है विधिवत रूप से आपके कहने पर हमने कोर्ट में जो है इनकी बैठक भी बुलाई थी, है ना, सभी से राय भी ली थी। आगे लिखा है, अनुसूचियों में संशोधन का प्रस्ताव विशेष रूप से क्रम संख्या 36, क्रम संख्या 59 और क्रम संख्या 72 के बाद, जिसमें क्रम संख्या 36A में वस्त्र और मेडअप तथा क्रम संख्या 59A में परिधान विनिर्माण और साथ ही क्रम संख्या 73 में फुटवेयर विनिर्माण को जोड़ना शामिल है। याचिका के लंबित रहने के दौरान उपरोक्त प्रस्तावित संशोधन को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 19 जनवरी 25 की अधिसूचना के माध्यम से अधिकृत किया गया है। दिनांक 27 जनवरी 25 के आदेश के तहत इस न्यायालय ने प्रधान सचिव और CLP पाठक को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिसमें उन परिस्थिति निर्देशों को स्पष्ट किया गया जिनके तहत 1/8/24 को सुलह के लिए बयान दिया गया था। इसके बाद 4/2/25 को विधिवत हलफनामा दाखिल किया गया, जिसने 27 जनवरी 25 को इस न्यायालय द्वारा उठाए गए प्रश्नों को संतुष्ट किया। न्यायालय को यह भी बताया कि सलाहकार बोर्ड की बैठक 6 फरवरी 25 को बुलाई गई थी। हालांकि जब 10 फरवरी 25 को सुनवाई के लिए मामला उठाया गया तो दोनों पक्षों में से किसी ने भी कोई कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। यानी 10 फरवरी को जब इसकी सुनवाई हुई थी तो किसी भी पक्ष ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। इस प्रकार याचिका पर अंतरिम रूप से सुनवाई की जाती है, यानी कोर्ट ने स्पष्ट रूप से 10 फरवरी को अंतिम सुनवाई की। चौथे पॉइंट में लिखा है, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि सबसे पहले राज्य सरकार ने दिनांक 4 मार्च 2024 को विवादित अधिसूचना पारित करते समय धारा 3(3)(a)(4) को ध्यान में नहीं रखा। यानी जो वकील थे कंपनी के, उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई ध्यान नहीं रखा है, जो धारा 3 है इसका कोई यहाँ पर ध्यान नहीं रखा है। विवादित अधिसूचना पारित करने से पहले 1948 के अधिनियम की धारा 5 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि विवादित अधिसूचना दिनांक 4/3/24 और मसौदा अधिसूचना दिनांक 29/9/2023 को जारी करने से पहले न्यूनतम मजदूरी के लिए सलाहकार बोर्ड से परामर्श नहीं लिया गया। यानी जो कंपनी के वकील थे उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई इन्होंने बैठक की थी लेकिन हम लोगों से कोई परामर्श नहीं लिया, राज्य सरकार ने अपना फैसला दे दिया और इस प्रकार यह 1948 के अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर रहा है। ये प्राइवेट जो कंपनियों के वकील थे उन्होंने कहा है।
आगे लिखा है, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने 8/5/24 को अंतरिम आदेश पारित होने तथा 1/8/24 को राज्य अधिकारी द्वारा विस्तारित सुलह प्रस्ताव के बाद श्रम आयुक्त के समक्ष किए गए घटनाक्रम पर भी प्रकाश डाला। जो वकील थे कंपनियों के, उन्होंने जो श्रम आयुक्त ने कार्रवाई की उस पर भी उन्होंने माननीय जज को बताया। आइए संख्या 11/856/24 वाले अंतरिम आवेदन की ओर ध्यान आकर्षित किया गया, जिसमें अनुलग्न P12P15 के माध्यम से याचिका दायर करने के बाद घटनाक्रम को रिकॉर्ड पर लाया गया। इसी प्रकार एक अन्य अंतरिम आवेदन संख्या 10/39/25 को इंगित किया गया। इसके तहत 19/1/25 की संशोधन अधिसूचना रिकॉर्ड पर लाई गई, जो इस प्रकार है। यानी एक श्रम विभाग का आदेश आया था 7 जनवरी को, वो भी यहाँ पर जो है वकील ने पेश किया, जो प्राइवेट कंपनी के वकील थे, है ना। आगे लिखा है, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि दिनांक 19 जनवरी 2025 की उपरोक्त अधिसूचना के आलोक में 1/8/24 के बाद आयोजित बैठक में सरकार द्वारा विचार विमर्श और विचारों के अनुसरण में अनुसूचित रोजगार में संशोधन किया गया और इसमें अनुसूचियों की प्रविष्टि जो है शामिल क्रमांक 36 से वस्त्र में किया गया। याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया कि याचिका के लंबित रहने के दौरान राज्य सरकार ने उनकी शिकायत और प्रस्ताव पर विचार किया है। यानी जो वकील थे उन्होंने कहा कि जब हमने कोर्ट में केस लगाया तब सरकार ने हमारी बातों पर विचार किया है, जिसके अनुसार 19 जनवरी 2025 की अधिसूचना जारी की गई और क्रमांक 36, क्रमांक 59, क्रमांक 73 पर नए अनुसूचित उद्योग डालने के माध्यम से याचिकाकर्ता एसोसिएशन और उसके सदस्यों के लिए नई प्रविष्टियां बनाई गई हैं। यानी वकील ने कहा कि सरकार ने हमारी बात मानी और जो भी हमने कहा था वो चीज़ें इसमें जो न्यूनतम वेतन सलाहकार या न्यूनतम वेतन का जो आदेश होता है उसमें बात मानी गई है। इसलिए याचिकाकर्ता के लिए दिनांक 4/3/24 की अधिसूचना के प्रभाव से छूट दी जानी चाहिए और कानून के अधिदेश की आवश्यकता है कि न्यूनतम मजदूरी के संशोधन के लिए नई प्रक्रिया 1948 के अधिनियम की धारा 3 और धारा 5 के तहत निर्धारित तरीके से शुरू की जानी चाहिए। यानी वकील ने कहा कि भाई जो 1948 की धारा है उसके अनुसार जो है प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। प्रतिपक्ष राज्य के विद्वान वकील ने दिनांक 4/3 यानी अब जो राज्य के वकील थे, सरकारी वकील थे, उन्होंने अपना पक्ष यहाँ पर रखना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि 4/3/24 की आपत्तिजनक अधिसूचना का समर्थन करते हुए कहा कि इसे 1948 के अधिनियम की धारा 3 और धारा 5 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप जारी किया गया है। वकील ने फिर से कहा, सरकारी वकील ने, कि भाई 1948 की धारा के तहत ही जो आदेश जारी किया गया है वो हमने किया था। आगे इसमें लिखा गया कि और हालांकि उन्होंने दिनांक 19 जनवरी 25 की संशोधन अधिसूचना जारी करने और न्यूनतम मजदूरी के संशोधन के संबंध में सभी हितधारकों के साथ आयोजित बैठकों में 1/8/24 के बाद राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर विवाद नहीं किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 और 7 यूनियन के वकील ने तर्क दिया कि अधिसूचना 19 जनवरी 25 के प्रख्यापन का 4/3/24 को प्रख्यात न्यूनतम मजदूरी के संशोधन पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि संशोधन अधिसूचना 19 जनवरी 25 से प्रभावी रखती है और इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। यह भी तर्क दिया कि न्यूनतम मजदूरी के संशोधन के उद्देश्य से दिनांक 7 जनवरी 25 की अधिसूचना का कार्यान्वयन प्रभावी होगा। ये जो है सरकारी गवर्नमेंट के वकील ने अपने पक्ष में कहा। अब आगे इसमें लिखा है, केवल तभी जब न्यूनतम मजदूरी में संशोधन 4/3/24 से 5 वर्ष पूर्व होने के बाद देय होगा। यानी हर 5 साल में यदि होता है तो ऐसा निश्चित रूप से होगा। प्रतिवादी संख्या 6 और 7 संघ के विद्वान वकील ने अपने तर्क के समर्थन में मध्य प्रदेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में रेट याचिका संख्या 8173/2014 दिनांक 9/7/15 में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मध्य प्रदेश राज्य बनाम RD शर्मा और जो भारत संघ बनाम AB मोहनन नायर SSC 421 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया। यानी काफ़ी जगह से तर्क किए गए, हर जगह का, हर राज्य का ऑर्डर इसमें शामिल किया गया है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। यानी कोर्ट ने सभी को सुना स्पष्ट रूप से, चाहे वो सरकारी वकील हो या कंपनियों के, उसके बाद अपना निर्णय देना शुरू कर दिया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए विवाद पर निर्णय लेने से पहले हम सर्वप्रथम 1948 के अधिनियम के प्रशासनिक प्रावधानों का संदर्भ ले सकते हैं, जो निम्नानुसार है। जो जज ने कहा कि भाई जो 1948 की धारा में लिखा है वो हम आपको पहले बता दें, उसके बाद हम निर्णय अपना सुनाएंगे। तो धारा 3 मजदूरी की न्यूनतम दरें तय करना उपयुक्त। भाग 1 भाग 2 में विनिर्दिष्ट रोजगार में नियोजित कर्मचारियों को देय न्यूनतम दरें या मजदूरी निर्धारित करना अनुसूची और किसी रोजगार में अधिसूचना द्वारा किसी भाग में जोड़ा गया हो, परंतु समुचित सरकार अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट बेरोजगारी में नियोजित कर्मचारियों के संबंध में संपूर्ण राज्य के लिए इस खंड के अधीन मजदूरों की न्यूनतम दरें नियत करने के स्थान पर
राज्य के किसी भाग के लिए या संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में ऐसे रोजगार के किसी भी निर्दिष्ट वर्ग या वर्गों के लिए ऐसी दरें नियत कर सकेगी। ऐसे अंतरालों पर जैसा वह ठीक समझे अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए इस प्रकार निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरों का पुनरीक्षण कर सकेगी और यदि आवश्यक हो तो न्यूनतम दरों को संशोधित कर सकेगी। यानी 1948 की धारा में लिखा हुआ है, बशर्ते कि जहाँ किसी की कारण से समुचित सरकार ने किसी अनुसूचित रोजगार के संबंध में उसके द्वारा निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम वेतन की 5 वर्ष की किसी अंतराल के भीतर समीक्षा नहीं की है, वहाँ इन खंड में निहित कुछ उसे ऐसा करने से रोकने वाला नहीं माना जाएगा। यानी जो 1948 धारा में लिखा है स्पष्ट रूप से यहाँ पर आदरणीय कोर्ट ने सबको बताया है। आगे लिखा है कि उक्त 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात न्यूनतम दरों का पुनरीक्षण करना तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें संशोधित करना तथा जब तक उन्हें इस प्रकार संशोधन नहीं कर दिया जाता है उक्त 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व लागू न्यूनतम दरें लागू रहेंगी। यानी जब तक संशोधन नहीं होगा तो उसके पहले जो लागू थी वही चीज़ें लागू रहेंगी। इस धारा के अधीन मजदूरों की न्यूनतम दरें निर्धारित या संशोधित करने में मजदूरों की अलग अलग न्यूनतम दरें निर्धारित की जा सकेंगी। विभिन्न अनुसूचित रोजगार, एक ही अनुसूचित रोजगार के विभिन्न प्रकार के कार्य, वयस्क, किशोर, बच्चे और बच्चू, यानी तमाम चीज़ें यहाँ पर जो है कोर्ट ने मेंशन की हैं जो न्यूनतम वेतन के दायरे में आती हैं। अब हम बात करते हैं कि कोर्ट ने आखिरकार कहा क्या है इस आदेश के बारे में। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक अनुसूचित रोजगार के संबंध में मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित करेगी जब तक ऐसी अधिसूचना में अन्यथा उपबंध न किए जाए या इसके जारी होने की तारीख से 3 माह की समाप्ति पर प्रवृत्त होगी, परंतु जहां समुचित सरकार उपधारा 1 के खंड ख में भी निर्दिष्ट रीति से मजदूरी की न्यूनतम दरों में संशोधन करने का प्रस्ताव करती है वहाँ समुचित सलाहकार बोर्ड से भी परामर्श करेगी। यानी न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड से भी सरकार को परामर्श करना होगा न्यूनतम वेतन लागू करने से पहले, ऐसा इसमें लिखा है ना। धारा 7 में भी लिखा है। यानी 13 पॉइंट में कोर्ट जो कहती है यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 4/3/24 की आपत्तिजनक अधिसूचना को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी है कि यह 1948 के अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करती है ना। सलाहकार बोर्ड की बैठक के दौरान न्यूनतम मजदूरी के क्षेत्रवार और उद्योगवार संशोधन के संबंध में उनकी आपत्तियों पर विचार नहीं किया गया है जो कि 1948 के अधिनियम की धारा के तहत निर्धारित है। याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया एक अन्य विवाद, यानी कोर्ट ने कहा कि भाई सही जो है कंपनी ने जो सवाल उठाया है और एक अन्य विवाद भी यहाँ पर उठाया गया था, वो है 4/3/24 की अधिसूचना के प्रख्यापन से पहले सलाहकार बोर्ड के साथ पूर्व परामर्श से संबंधित है जो कि 1948 के अधिनियम की धारा 5 के अनुसार अनिवार्य है। यानी दूसरे जो कि आजकल लगी थी उसमें कहा था कि सलाहकार बोर्ड की पहले बैठक होनी चाहिए, है ना। हालांकि यह देखते हुए कि सुनवाई और कार्रवाई के दौरान चर दूसरी दिशा में स्थानांतरित हो गए हैं और दिनांक 19 जनवरी 25 की संशोधित अधिसूचना के मद्देनजर अब इस याचिका में दिनांक 4/3/24 की आपत्तिजनक अधिसूचना की वैधता के प्रश्न पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादी राज्य ने उत्तर दाखिल करते समय याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आधारों पर विवाद किया। हालांकि कार्रवाई के दौरान याचिकाकर्ता एसोसिएशन कई शिकायत पर सुलह पुनर्विचार के लिए एक रास्ता बढ़ाया गया, यानी दोनों में सुलह हुई कंपनी और सरकार के बीच में। विशेष रूप से 10 जनवरी 1/8/24 के बाद आयोजित बैठकों में राज्य सरकार के सावधानीपूर्वक विचारों के परिणाम स्वरूप 19/1/25 की अधिसूचना जारी की गई जो 1948 अधिनियम की अनुच्छेद विभाग की व्यवस्था संशोधन करती है। आगे इसमें लिखा है, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा है, सिर्फ 2 पेज बचे हैं, हम आपको और बता देते हैं। तो इसलिए अब यहाँ से न्यायालय स्पष्ट कहता है कि इसलिए इस न्यायालय की सुविचारित राय में जहाँ तक इसके सदस्यों का संबंध है याचिकाकर्ता संघ के उद्देश्य पर राज्य सरकार द्वारा विधिवत विचार किया गया है। वर्तमान याचिका में अंतरिम रोक जारी रखने के दौरान अनुसूची भाग 1 को दिनांक 19/1/25 की अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किया गया है और ऊपर बताए अनुसार नई प्रविष्टियाँ डाली गई हैं। हम इसे उचित मानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए रुख का लाभ याचिकाकर्ता संघ को दिया जाना चाहिए। तो यहाँ से कोर्ट जो है स्पष्ट कहता है कि इसका लाभ जो है जिसने याचिका लगाई थी यानी कंपनी ने उसको इसका लाभ दिया जाना चाहिए, है ना। आगे लिखा है, राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए रुख का लाभ याचिकाकर्ता संघ को दिया जाना चाहिए और चूंकि 19 जनवरी 25 की अधिसूचना के माध्यम से उद्योगों की नई श्रेणियां डाली गई हैं, इसलिए न्यायसंगत होगा कि उद्योगों की नई सम्मिलित श्रेणियों के संबंध में संशोधित न्यूनतम मजदूरी के संशोधन और कार्यान्वयन के लिए 1948 के अधिनियम की धारा 3 और 5 के तहत निर्धारित नई प्रक्रिया राज्य सरकार के कहने पर शुरू की जाए। यानी राज्य सरकार ने कहा था कि जो नई श्रेणियाँ हमने इसमें शामिल की हैं, यानी जो कंपनियां होती हैं अन्य जगह पे काम करने वाली, उनके लिए हम अन्य श्रेणियां इसमें शामिल कर रहे हैं, उसका जो है नए सिरे से काम करेंगे। इसलिए न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने और राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए रुख को प्रतिबिंबित करने के लिए वर्तमान याचिका का निपटारा राज्य सरकार को निर्देश देते हुए किया जाता है। यानी कोर्ट कहता है कि हम आपको निर्देश दे रहे हैं कि वह न्यूनतम मजदूरी के संशोधन के लिए 1948 के अधिनियम के तहत निर्धारित नई प्रक्रिया शुरू करे ताकि संशोधित न्यूनतम मजदूरी को अनुसूचित रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के परामर्श से सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की तारीख से लागू किया जा सके।
ऐसे कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो सरकार ने निर्णय लिया था उसी डेट से जो है न्यूनतम वेतन लागू किया जा सकेगा। और सरकार को क्या करना होगा, न्यूनतम वेतन सलाहकार की बोर्ड की बैठक बुलाकर जो है सभी की राय लेकर के ही ये आदेश जारी करना होगा। आगे लिखा है, अर्थात क्रम संख्या, कपड़ा और मैडअप क्रम संख्या इतने, है ना। इसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं रोक करके। आगे इसमें लिखा है, देखिए बता दूंगा आपको। और यह उल्लेख करना अनावश्यक होगा कि याचिकाकर्ता संघ दिनांक 4/3/24 की अधिसूचना के निहितार्थों से मुक्त रहेगा, क्योंकि 8/5/24 को उनके पक्ष में अंतरिम स्थगन पारित किया गया था। हालांकि चूंकि यह मुद्दा कई श्रमिकों और कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन के भुगतान से जुड़ा है, इसलिए यह आगे निर्देश देना विवेकपूर्ण होगा कि राज्य सरकार आज से 2 महीने की अवधि के भीतर उपरोक्त अभ्यास को समाप्त करने का प्रयास करेगी और 1948 के अधिनियम के तहत निर्धारित तरीके और प्रक्रिया में सलाहकार बोर्ड की बैठकों में सभी हितधारकों को भागीदारी सुनिश्चित करेगी। तदनुसार याचिका उपरोक्त शर्तों और पूर्वानुबंध के अंतर्गत निपटाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट यही है कि सरकार को यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि आप कंपनी के साथ बैठक करके 2 महीने के अंदर जो है आप इस मुद्दे को सुलझा करके जो है आप अपने स्तर से इसको निपटाइएगा 2 महीने के अंदर। यानी आज दिनांक से, ऑर्डर आने की आज दिनांक से सरकार को यहाँ पर आदेश किया गया है कि आप 2 महीने के अंदर स्पष्ट रूप से न्यूनतम वेतन का जो मुद्दा है उसको निपटा दीजिए। और जो नई श्रेणियाँ शामिल होना है वो कंपनी के साथ मिलकर नई श्रेणियाँ शामिल करके आप जो है लागू कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें देखने को मिली हैं। आपने भी इस ऑर्डर को पूरा पढ़ा है, सुना है, और मैंने भी इसको समझा है जहाँ तक। तो यहाँ पर सरकार के ऊपर फैसला छोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो न्यूनतम वेतन है जो 1 अप्रैल 2024 से लागू होना था, इसमें कहीं जिक्र नहीं किया गया कि कब से इनको पेमेंट मिलना चाहिए। अब देखना है कि श्रम विभाग इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देता है और आपकी समझ में इसमें क्या आया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जैसी कोई और जानकारी लगेगी इसके बारे में हम वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।